अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। इसमें पता चला कि भारत में लगभग 47% मंत्री, चाहे केंद्र सरकार के कैबिनेट में हो या राज्यों के, ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 27% मामले गंभीर हैं, जैसे हत्या या बलात्कार जैसे अपराध। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 251 नवनिर्वाचित सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है कि अपराधी बैकग्राउंड वाले लोग राजनीति और चुनावों में घुस आते हैं। ये समस्या हमारी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब इसकी वजह क्या है? पहली वजह, राजनेता अपराधी गठजोड़। अपराधी राजनीति में आते हैं ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षा मिले और समाज में सम्मान। वहीं राजनेता और पार्टियां इन्हें अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये लोग गुंडागर्दी और पैसों की ताकत देते हैं। इससे एक चक्र बन जाता है जहां दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। 1993 की वोहरा कमेटी रिपोर्ट ने भी यही कहा था। राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ है जो हमारी व्यवस्था को खोखला कर रहा है। दूसरी वजह, जीतने लायक उम्मीदवार। एडीआर के 2024 डेटा से पता चलता है कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की जीत की दर 15.3% है, जबकि साफ छवि वाले उम्मीदवारों की सिर्फ 4.4%। मतलब पार्टियां सोचती हैं कि ऐसे लोग ज्यादा वोट ला सकते हैं। तीसरी, चुनावों का बहुत ज्यादा खर्च। चुनाव लड़ना महंगा पड़ता है। पोस्टर, रैलियां, प्रचार। इसके लिए उम्मीदवार अक्सर काला धन या माफिया के पैसे लेते हैं। बदले में वे इन अपराधियों को टिकट देते हैं। चौथी, न्याय व्यवस्था की सुस्ती। सांसदों, विधायकों के खिलाफ दोष सिद्धि की दर बहुत कम है और मुकदमे सालों चलते रहते हैं। इससे पार्टियां डरती नहीं और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती रहती हैं। एडीआर रिपोर्ट कहती है कि 2009 से सांसदों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों में 55% की बढ़ोतरी हुई है। पांचवीं, पहचान की राजनीति। चुनावों में जाति या धर्म ज्यादा मायने रखता है, न कि आपराधिक इतिहास। वोटर सोचते हैं ये हमारी जाति का है तो ठीक है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की बात करते हैं। ये कानून हमारी चुनावी व्यवस्था का आधार है। धारा 8, अयोग्यता। अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध जैसे हत्या या भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसका मतलब वह न तो वोट मांग सकता है, न ही सांसद विधायक बन सकता है। ये नियम अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए है। धारा 11, चुनाव आयोग की शक्ति। इस धारा के तहत चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है या हटा सकता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता की अवधि को चुनाव आयोग ने कम किया था। लेकिन कई बार इस शक्ति का गलत इस्तेमाल भी होता है। हाल की पहल 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। ये एक नया प्रस्ताव है जो संविधान की धारा 75 और 164 में बदलाव लाना चाहता है। इसके तहत अगर कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध के लिए 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये कदम मंत्रियों को जवाबदेह बनाने के लिए है। आगे की राह। अब इस समस्या को और कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? झूठे हलफनामों पर सख्त सजा। हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का हल्फनामा देना होता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो 244वीं विधि आयोग की रिपोर्ट 2014 कहती है कि सजा को 2 साल की जेल तक बढ़ाना चाहिए और इसे अयोग्यता का आधार बनाना चाहिए। इससे लोग सच बोलने को मजबूर होंगे। विशेष चुनावी बेंच। उच्च न्यायालयों में खास तौर पर चुनाव से जुड़े मामलों के लिए बेंच होनी चाहिए। ये बेंच रोजाना सुनवाई करे ताकि आपराधिक मामलों में जल्दी फैसला हो और दोषी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सके। इससे देरी कम होगी। धारा 11 की समीक्षा। चुनाव आयोग को गंभीर अपराधों में दोषी लोगों की अयोग्यता कम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि गंभीर अपराधी राजनीति में न आए। जुडिशियल पेंडेंसी। सुप्रीम कोर्ट में मामलों का बोझ अब तक का सबसे ज्यादा हो गया है क्योंकि सितंबर 2025 तक 88,417 केस लंबित हैं। ये आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, भले ही कोर्ट ने केस निपटाने की कोशिश की हो। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार जिला अदालतों में लगभग 4.6 करोड़ केस और हाई कोर्टों में करीब 63 लाख केस लंबित हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा मामले इंतजार कर रहे हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि न्याय मिलने में दशकों लग सकते हैं। अब लंबितता के कारण क्या हैं? पहली वजह, जजों की कमी। भारत में प्रति लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि 120वीं विधि आयोग ने 50 जजों की सिफारिश की थी। इतने कम जजों से करोड़ों केस कैसे निपटेंगे? ये असंतुलन समस्या की जड़ है।
दूसरी, वैकल्पिक विवाद निपटान की कमजोरी। एडीआर जैसे मध्यस्थता या समझौते से छोटे विवाद जल्दी सुलझ सकते हैं, लेकिन इन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, ग्राम न्यायालय छोटे ग्रामीण मामलों के लिए बनाए गए थे ताकि ऊपरी अदालतों का बोझ कम हो, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये प्रभावी रूप से स्थापित ही नहीं हुए। तीसरी, सिस्टम और प्रक्रिया की कमियां। कई बार अपील पर अपील होती रहती हैं, सुनवाई बार बार टल जाती है, फर्जी मुकदमे दायर होते हैं, कानून अस्पष्ट होते हैं या केस मैनेजमेंट कमजोर होता है। साथ ही समान मामलों को एक साथ न जोड़ना या जरूरी केस को प्राथमिकता न देना, ये सब देरी बढ़ाता है। चौथी, बुनियादी ढांचे और तकनीक की कमी। निचली अदालतों में स्टाफ की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, डिजिटल उपकरणों की कमी और तकनीक अपनाने में देरी, ये सब न्याय को धीमा कर देते हैं। पांचवी, वित्तीय बाधाएं। भारत जीडीपी का सिर्फ 0.1% न्याय पर खर्च करता है, जबकि रक्षा पर 2%। इतने कम पैसे से जजों की भर्ती, कोर्ट बनाना या तकनीक अपनाना मुश्किल है। छठी, सरकार का मुकदमेबाजी में दखल। सरकारी एजेंसियां करीब 50% मुकदमों में शामिल होती हैं, चाहे वो अपील करें या देरी करें। इससे बोझ और बढ़ता है। न्यायिक लंबितता का प्रभाव। पहला प्रभाव, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार मामले में कहा था कि तेजी से सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। अगर केस सालों चलते हैं तो ये अधिकार छिन जाता है। सामाजिक प्रभाव, कानून के शासन का कमजोर होना। आपराधिक मामलों में देरी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और अपराध रोकने की शक्ति कमजोर होती है। लोग सोचते हैं पकड़े भी गए तो केस तो सालों चलेगा। गरीबों पर ज्यादा असर। भारत में जेलों में 76% कैदी विचाराधीन हैं, यानी उनकी सजा तय नहीं हुई। ये ज्यादातर गरीब लोग हैं जो जमानत नहीं ले सकते और सालों जेल में रहते हैं। आर्थिक प्रभाव, मुकदमों की लागत बढ़ना। बार बार सुनवाई, स्थगन और वकीलों की फीस से लोगों का खर्च बढ़ता है। गरीब लोग तो बर्बाद हो जाते हैं। परियोजनाओं में रुकावट। जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण मंजूरी के केस अटकने से सड़क, पुल जैसी परियोजनाएं रुक जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। विश्वास का ह्रास। जब न्याय में देरी होती है तो लोगों का कोर्ट पर भरोसा टूटता है। कुछ लोग गैरकानूनी तरीकों जैसे गुंडागर्दी से विवाद सुलझाने लगते हैं। इसे ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। देरी इतनी आम हो गई है कि ये एक नया बचाव बन गया है, जहां कोई पक्ष जानबूझकर केस लंबा खींचता है। सरकारी योजनाएं और पहल। सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चलिए समझते हैं। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। इसका लक्ष्य लंबित मामलों को कम करना, बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रक्रियाओं को तेज करना है। न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजना। कोर्ट हॉल, जजों के लिए घर, वकीलों के लिए हॉल, शौचालय और डिजिटल सुविधाएं बनाने के लिए फंड देना। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। कोर्ट को डिजिटल बनाने के लिए चरण 1, 2 और 3 में काम हुआ। इसमें ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक और जजों के लिए जस्टिस ऐप शामिल हैं। वाणिज्यिक कोर्ट 2015 का कानून व्यावसायिक विवादों को जल्दी निपटाने के लिए बनाए गए। ये इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट और कम पैसे वाले मामलों को भी लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट पुराने और गंभीर आपराधिक मामलों जैसे एनआईए या पॉक्सो केस को जल्दी निपटाने के लिए। वैकल्पिक विवाद निपटान लोक अदालत, मध्यस्थता और पंचायत जैसे तरीकों से कोर्ट का बोझ कम करना। आगे की राह। इस समस्या को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ सुझाव देखिए। राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 2021 में इसका प्रस्ताव दिया था। ये प्राधिकरण कोर्ट के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाएगा और प्रबंधन करेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केस मैनेजमेंट में इस्तेमाल करना चाहिए। एडहॉक जजों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 128 और 224 के तहत रिटायर्ड अनुभवी जजों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अस्थायी जज बनाना चाहिए। लक्ष्य और समय सीमा। हाई कोर्ट और निचली अदालतों को पुराने केस निपटाने के लिए सालाना लक्ष्य बनाना चाहिए और हर 2-3 महीने में प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए। स्थगन पर नियंत्रण। छोटे मोटे कारणों से सुनवाई टालने की प्रथा को सख्ती से रोकना चाहिए। ये समय की बर्बादी है। मुकदमेबाजी में सुधार। सरकार को अपने मुकदमे कम करने चाहिए, स्पष्ट कानून बनाने चाहिए, समय पर अनुपालन करना चाहिए और फर्जी केस दायर करने वालों को रोकना चाहिए। एडीआर को बढ़ावा। वैकल्पिक विवाद निपटान को और मजबूत करना चाहिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को मुकदमे से पहले मध्यस्थता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि नए केस कम आएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी को 25 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और हाल ही में सितंबर 2025 में इसने 5 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर सरकार ने 75,000 नए मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है
और एनएमसी ने 2025 से 26 के लिए 6,850 नई एमबीबीएस सीटें मंजूर की हैं। ये कदम डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए है, लेकिन साथ ही एनईटी पेपर लीक जैसी विवादों ने भी इसे चर्चा में ला दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। एनएमसी एक वैधानिक संस्था है जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत बनी। ये 25 सितंबर 2020 से काम कर रही है। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो भ्रष्टाचार के कारण भंग हो गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी खत्म कर दिया गया। कमीशन में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिशियो सदस्य, 22 पार्ट टाइम सदस्य। एनएमसी के तहत 4 स्वायत्त बोर्ड हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एमबीबीएस जैसी बेसिक शिक्षा पर नजर, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एमडीएमएस जैसी ऊंची पढ़ाई, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग और मूल्यांकन, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टरों की नैतिकता और रजिस्ट्रेशन। एनएमसी की समस्याएं। एनएमसी ने सुधार तो किए, लेकिन कई कमियां भी हैं। शासन की कमी। कमीशन ज्यादातर डॉक्टरों से भरा है, इसलिए जवाबदेही कम है। इसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट या आम नागरिकों की आवाज नहीं है। अपील का अधिकार सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टरों को है। मरीजों की शिकायतें खारिज हो जाती हैं, भले कानून में कोई रोक न हो। फीस नियंत्रण। प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ 50% सीटों पर फीस कंट्रोल है, बाकी पर मनमानी फीस होती है, जिससे गरीब छात्र बाहर हो जाते हैं। नैतिक निगरानी। गलत आचरण के मामलों में कोई समय सीमा या न्यायिक विशेषज्ञता नहीं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। नेशनल मेडिकल रजिस्टर। डॉक्टरों के क्रेडेंशियल्स अपडेट और वेरीफाई करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इससे अयोग्य लोग दवा करने का खतरा बढ़ जाता है। निष्कर्ष। एनएमसी ने मेडिकल गवर्नेंस को आधुनिक बनाने की शुरुआत की है, लेकिन पहुंच, नैतिक निगरानी और समावेशिता की समस्याओं को हल करना जरूरी है। इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेह और वैश्विक स्तर का बनेगा। हमें भी डॉक्टर चुनते समय सावधान रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स। हाल ही में फ्रांस की संसद ने सरकार और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट किया, जिससे वहां राजनीतिक अस्थिरता आ गई। ये घटना हमें दोनों देशों की व्यवस्थाओं को समझने का मौका देती है। भारत और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समानताएं। दोनों देश गणतांत्रिक हैं, यानी जनता अपने नेताओं को चुनती है। दोनों में 2 सदनों वाली संसद है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा, फ्रांस में नेशनल असेंबली और सीनेट। दोनों लोकतंत्र के सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हैं। दोनों में राष्ट्रपति चुना जाता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारत और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर। अब अंतर को समझने के लिए एक टेबल की मदद लेते हैं। संवैधानिक मॉडल। भारत संसदीय गणतंत्र। यह प्रधानमंत्री के पास असली शक्ति है और राष्ट्रपति ज्यादातर औपचारिक भूमिका निभाते हैं। सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यह दोहरी कार्यकारी व्यवस्था है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का चुनाव। भारत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज गुप्त मतदान और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनता है। फ्रांस राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सभी वयस्क नागरिक सीधे वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री का चयन हटाना। भारत प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनती है और उसे लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो तो सरकार गिर सकती है। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास चाहिए। अगर विश्वास खो जाए, जैसे हाल का मामला, तो सरकार हटाई जा सकती है। संघीय ढांचा। भारत क्वासी फेडरल यानी संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण। केंद्र और राज्य दोनों के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन केंद्र ज्यादा मजबूत है। फ्रांस एकात्मक व्यवस्था। सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है और स्थानीय सरकारें केंद्र के अधीन काम करती हैं। धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण। भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। राज्य धर्म से तटस्थ रहता है, लेकिन सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत खत्म करना। फ्रांस लाइसिटे नीति। धर्म और राज्य का सख्त अलगा। मिसाल के तौर पर फ्रांस में स्कूलों या सरकारी जगहों पर बड़े धार्मिक प्रतीक पहनने पर पाबंदी है। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन आईएएस मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हाल ही में सितंबर के 22 से 23, 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। सम्मेलन के अंत में विशाखापट्टनम घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो पूरे सरकारी तंत्र को डिजिटल क्षमताओं से मजबूत करने, चपल और डेटा आधारित ढांचे बनाने पर जोर देता है। ये विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने का रोडमैप है। सम्मेलन में 19 उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहलों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र के मुख्य प्रस्ताव। घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो डिजिटल भारत को मजबूत बनाएंगे।
राष्ट्रीय विजन, समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन। इसका मतलब हर सेवा नागरिकों के लिए आसान, निष्पक्ष और खुली हो। तकनीक आधारित शासन, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके बहुभाषी, रियल टाइम और सेक्टर विशेष सेवाएं देना। नैतिक और पारदर्शी अपनाने पर जोर। उदाहरण, डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजी यात्री, नाड्रेस V2। सफल मॉडलों की प्रतिकृति, देश भर में मॉडल्स को फैलाना, जैसे मध्य प्रदेश का सप्रदा 2.0, बेंगलुरु का इखाता, महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत और NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। घासमूल और समावेशी विकास, भौगोलिक पहुंच, कनेक्टिविटी, चुनौतियों वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व और लद्दाख में नेस्डा फ्रेमवर्क के तहत विस्तार। सफल पंचायत डिजिटल मॉडलों का देशव्यापी प्रसार, महिलाओं और युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना। साइबर सुरक्षा और लचीलापन, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा और एआई निगरानी पर फोकस, खासकर परिवहन, रक्षा और नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म में। कृषि और स्थिरता, नेशनल एग्री स्टैक से किसानों को क्रेडिट, सलाह और बाजारों तक बेहतर पहुंच। जलवायु स्मार्ट खेती को बढ़ावा। अन्य, सरकार, उद्योग और अकादमी के बीच सहयोग से स्केलेबल डिजिटल समाधान। विशाखापत्तनम को आईटी और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में क्षेत्रीय हब विकास। संबंधित खबर, दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस की दौड़ तेज हो रही है। अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है। डिएला नाम का एक एआई जनरेटेड बॉट है। ये सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए सभी पब्लिक टेंडर मैनेज और आवंटित करेगा, ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को गजट में ये अधिसूचना जारी की, जो तुरंत लागू हो गई। ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 33 के तहत बनी है। पुराने कानूनों जैसे 1957 का रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स ऑर्डर और 2007 का इमिग्रेशन ऑर्डर को ये बदल देती है। इसका मकसद इमिग्रेशन नियमों को एक जगह इकट्ठा करना है, ताकि विदेशियों के प्रवेश, रहने और बाहर जाने पर साफ नियम हो। ये शरणार्थियों और पड़ोसी देशों के लोगों के लिए राहत है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। ऑर्डर के मुख्य बिंदु, ये ऑर्डर पासपोर्ट्स और वीजा की जरूरत से छूट देता है। ड्यूटी पर आने जाने वाले भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना के सदस्यों और उनके परिवार को सरकारी ट्रांसपोर्ट से आने पर छूट। भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को नेपाल या भूटान सीमा से लैंड या एयर रूट से आने पर छूट, अगर नेपाल या भूटान से स्पेशल एंट्री परमिट के साथ आएं तो भी, लेकिन चीन, हांगकांग, मकाऊ या पाकिस्तान से नहीं। वैध रजिस्ट्रेशन और स्पेशल परमिट वाले तिब्बती शरणार्थियों को छूट। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए, चाहे उनके दस्तावेज अमान्य हों, उन्हें छूट। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा है। 9 जनवरी 2015 तक शरण लेने वाले रजिस्टर्ड श्रीलंकाई तमिलों को सुरक्षा। तमिलनाडु में रहने वाले कई तमिल शरणार्थी इससे फायदा लेंगे। इसके अलावा वीजा छूट ये भी मिलती है। डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट वाले विदेशियों को अगर समझौते से छूट हो। वीजा अराइवल के हकदार लोगों को, नेवल वॉरशिप पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों को। ये छूटें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मानवीय आधार पर दी गई हैं। अवैध प्रवासियों को होल्डिंग सेंटर्स या डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा, जब तक डिपोर्ट न हो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।